आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन या शोध डिजाइन के प्रकार के बारे में। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल क्या है, सैम्पलिंग क्या होता है, इसके साथ साथ आपका रैंडमाइजेशन जिसे आप हिंदी में यादृच्छिकरण के नाम से भी जानते हैं वो क्या होता है, और कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, इन सभी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। तो अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियो नहीं देखा है और वो सीधा इस वीडियो पर आ गए हैं तो आप एक काम करें, पहले आप या तो लास्ट वीडियो को पहले देख लें और या फिर इस वीडियो को भी आप स्किप कर दें, ना देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप लास्ट वीडियो देखे होंगे। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो रिसर्च का प्लेलिस्ट है वहाँ पर मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऊपर आई बटन में भी आपको दे दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन के बारे में। मुख्य रूप से अगर देखा जाए 3 टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन मुख्य माने गए हैं, जिसमें आपका पहला है प्रयोगात्मक शोध डिजाइन, जिसे हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। दूसरा है आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन या अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन, और तीसरा क्वासी रिसर्च डिजाइन, जिसे हम हिंदी में कहीं कहीं पे से अर्ध प्रायोगिक रिसर्च डिजाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो मुख्य रूप से ये 3 हैं। इसके अलावा हम 1-2 और रिसर्च डिजाइन को भी आगे डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात किसकी करें? सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन के बारे में, प्रयोगात्मक शोध डिजाइन के बारे में बात करते हैं। तो अब यहाँ पर जो लोग लास्ट वीडियो देखकर इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको यहाँ पर चीजें समझ में आएंगी। हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम एक प्रॉब्लम बनाते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद रिसर्च प्रॉब्लम के बाद क्या होता है, हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक रिसर्च प्रॉब्लम ले लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में भी यही एग्जांपल लिया था, तो एक बार वही एग्जांपल लेते हैं कि हम योगा का मेंटल हेल्थ पर, जो बीए के स्टूडेंट है, हमारा प्रॉब्लम हो गया रिसर्च प्रॉब्लम कि योगा का हमें बीए के स्टूडेंट्स के मेंटल हेल्थ पर असर देखना है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस रिसर्च में, इस शोध में जो बीए के स्टूडेंट हैं उन पर योग का क्या असर पड़ता है उसको देखना चाह रहे हैं। ये हमने एक टॉपिक डिसाइड कर लिया कि हम इस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक डिसाइड हो गया। अब उसके बाद आपको जरूरत किसकी पड़ेगी? तो आपको सबसे जरूरी चीज तो है, आपको यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं। कौन कौन से? जो लोग वेरिएबल पढ़े होंगे, लास्ट वीडियो में देखे होंगे, उन्हीं को समझ में आएगा। तो वेरिएबल 2 है यहाँ पर। पहला वेरिएबल क्या है आपका? योग, ठीक। और दूसरा वेरिएबल क्या है? स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ। तो यहां पर हमें दोनों वेरिएबल से रिलेटेड चीजें चाहिए। अब हमें स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ चेक करना है, तो जाहिर सी बात है कि हमें स्टूडेंट्स को इस रिसर्च में शामिल करना पड़ेगा और उनको योगा करवाना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम स्टूडेंट्स को लेंगे, फिर उनको योगा करवाएंगे, तभी तो हम इफेक्ट देखेंगे। तो जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, इसको समझिएगा थोड़ा सा। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम देखा था, सैंपल क्या होता है कि जिस चीज पर आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, उसे हम सैंपल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉलेज में डिसाइड किया कि आप एक कॉलेज में जो बीए के स्टूडेंट हैं उन पर रिसर्च करेंगे, और आपने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 100 स्टूडेंट को ही लेंगे। लेकिन कॉलेज में जब आपने पता किया तो पता चला कि वहां पर तो 1000 स्टूडेंट हैं। अब 1000 में से आपको 100 स्टूडेंट को लेना है। अब आप कैसे लेंगे? लास्ट वीडियो में हमने देखा था
एक तरीका था सैंपल सिलेक्शन का, वो था यादृच्छिक, जिसे हम कहते हैं रैंडमाइज मेथड। अब उसमें हम क्या करते हैं, उसमें कई चीज़ें होती हैं, मतलब कई तरीके से रैंडमाइजेशन के द्वारा हम सिलेक्शन करते हैं, बट मैंने एक सिंपल सा मेथड लिया था जिसमें क्या करेंगे, जितने भी 1000 स्टूडेंट हैं उन सबका नाम लिखा जाएगा और नाम लिखने के बाद उनकी पर्ची बना ली गई, मतलब चिट पे नाम लिख लिया गया। अब उसको फोल्ड करके एक बड़े से बॉक्स में आपने डाल दिया, ठीक। अब वहां से जब आप चिट में नाम निकालेंगे, जैसे आपने चिट निकाला, अब चिट में जिसका भी नाम आया उसको आपने सेलेक्ट कर लिया, तो क्या इसमें आपने कोई पक्षपात किया, मतलब आपने अपने मनमाने तरीके से लोगों का सिलेक्शन किया? नहीं, ना यहाँ पर आपने पक्षपात किया और ना ही आपने मनमाने तरीके से सिलेक्शन किया है। आपने एक ऐसा मेथड अपनाया जिसमें जितने स्टूडेंट हैं, मतलब 1000 स्टूडेंट्स हैं, तो 1000 के सभी के आने की संभावनाएं क्या है, समान है, कोई भी आ सकता है, क्योंकि चिट में सबका नाम लिखा हुआ है और चिट बॉक्स में है, बॉक्स को हिलाकर उसमें से निकाला गया चिट, तो किसी का भी नाम आ सकता है, उसमें सभी के नाम आने की संभावनाएं क्या है, समान है। तो ये जो तरीका हुआ, ये क्या हुआ, एक रैंडमाइज वे में सैंपल का सिलेक्शन हुआ। मतलब सैंपल का सिलेक्शन कैसे हुआ, यादृच्छिक रूप से हुआ, रैंडमाइज वे में हुआ। रैंडमाइज वे यानी जहां पर जितने भी पॉपुलेशन है, मतलब पॉपुलेशन यानी जो 1000 स्टूडेंट है उनको हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन कहेंगे। तो जितना पॉपुलेशन है उसमें से प्रत्येक व्यक्ति के सैंपल के रूप में सिलेक्शन होने की संभावना क्या होती है, बराबर हो। तो उस तरीके को हम क्या कहेंगे, रैंडमाइज वे। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और पीछे जाए, भूलिएगा नहीं, हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की पहली विशेषता क्या हो गई कि इसमें जो सैंपल का सिलेक्शन होता है वो यादृच्छिक रूप से होता है, यानी यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स के, सभी जितने भी वहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सेलेक्ट होने की संभावनाएं समान रहती हैं। अब इसकी दूसरी विशेषता देखते हैं, प्रयोगात्मक शोध डिजाइन की दूसरी विशेषता देखते हैं। तो इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें हम एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर इफेक्ट देखते हैं, यानी हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखते हैं। अब यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन है, तो स्वतंत्र चर वो होता है जिसमें आप मैनिपुलेशन कर सकें। ये मैंने चर वाले चैप्टर में आपको डिटेल में बताया है, आप देख सकते हैं वहां पर चर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे उनका मेजरमेंट होता है, सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। तो स्वतंत्र चर यहाँ पर होगा आपका योगा, क्योंकि उसमें हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने आपको 4 घंटा योगा कराया, किसी दिन 2 ही घंटा योगा कराया, किसी दिन कराया ही नहीं, तो हमारे हाथ में है। मैनिपुलेशन यानी जोड़ तोड़ उसमें हम कर सकते हैं, मैनिपुलेशन का मतलब है जोड़ तोड़ करना। तो स्वतंत्र चर क्या हो गया, योगा। आश्रित चर क्या हो गया, आश्रित चर जिस पर हम प्रभाव देखते हैं। प्रभाव किस पर देख रहे हैं, तो प्रभाव देख रहे हैं हम जो बीए के स्टूडेंट हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देख रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गए आश्रित चर। तो जो प्रयोगात्मक शोध डिजाइन की 2 कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन, कि पहला यहाँ पर जो सैंपल का सिलेक्शन है वो रैंडमाइज वे में होना चाहिए, यादृच्छिक रूप से होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर हम स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखते हैं। समझ में आ गया। प्रयोगात्मक शोध डिजाइन में हम क्या करते हैं, प्रयोगात्मक शोध डिजाइन में हम जो सैंपल है उनका सिलेक्शन यादृच्छिक रूप से रैंडमाइज वे में करते हैं, और इसके साथ साथ हम उसके अंतर्गत स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव भी देखते हैं। क्लियर हो गया, इसको यहीं पर क्लियर कर लेंगे कि जिससे आप बाद में कंफ्यूज ना हो। फिर से देखिए कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या है, जिसमें हम
स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर प्रभाव देखते हैं, और इसमें जो सिलेक्शन होता है सैंपल का वो रेंडमाइज वे में होता है। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन क्या होगा? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नॉन, या हिंदी में बोले तो अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन, मतलब इसमें प्रयोग नहीं होना है, अप्रयोगात्मक है। तो यहाँ पर जो प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन था उसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब जस्ट अपोजिट समझ लीजिए आप। यहाँ पर जो सिलेक्शन होना है वो रेंडमाइज वे में नहीं होगा। जैसे 1000 स्टूडेंट हैं, अब 1000 में से आपको 100 को सिलेक्ट करना है, तो आपने बोल दिया चलो अच्छा 5 इधर से आ जाओ, 5 इस वाली लाइन से आ जाओ, या सामने के 100 लोग सीधे सीधे जो सामने खड़े हो वही लोग आ जाओ, या पीछे से 50 लोग आ जाओ, आगे से 50 लोग आ जाओ। तो अपनी मनमानी तरीके से, मतलब कोई भी यहाँ पर यादृच्छिकरण नहीं किया गया है, रेंडमाइज वे में सिलेक्शन नहीं किया जा रहा है, अपने मनमाने तरीके से ही यहाँ पर सिलेक्शन कर लिया जा रहा है। इसका सैंपल का, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन मनमाने तरीके से हो रहा है, यादृच्छिक रूप से नहीं हो रहा है। उसके बाद जो दूसरी कंडीशन थी वो भी यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर हम प्रभाव नहीं देखते हैं, मतलब अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन में हम एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव नहीं देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे फिर इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, मतलब फिर हम रिसर्च में करेंगे क्या? जब रिसर्च में तो मेन 2 ही चीजें होती हैं, तो और क्या कर सकते हैं हम? तो मान लीजिए जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम बनाया था वो रिसर्च प्रॉब्लम आपका था कि राजनीतिक पार्टियों के प्रति जनता की अभिरुचि का पता लगाना, मतलब जो जनता है वो किस राजनीतिक पार्टी को ज़्यादा अच्छा मानती है, इसका पता लगाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? इसके लिए आप क्या करेंगे? आप सीधे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर न सैंपल का सिलेक्शन हो रहा है रेंडमाइज वे में, मतलब जो भी मिल गया बस उसी से पूछ लिया कि हाँ आप किस पार्टी को पसंद करते हैं और आप किसे वोट देना चाहेंगे। फिर दूसरे को पकड़ लिया, उससे पूछ लिया, और सिर्फ उनकी राय लेकर वहां से आप हट गए। तो आपने ना उन्हें कोई इंटरवेंशन दिया, ना वहां पर कोई प्रभाव देखा, और ना ही वहां पर कंपेयर किया, ना तुलना किया, ना प्रभाव देखा, और ना ही कोई उपचार दिया उनको। सिंपल उनका मंतव्य लेकर, मतलब उनकी बातों को सुनकर, उनका रिस्पॉन्स के बारे में जानकर आप वहां से आ गए। और आपने इसके लिए सैंपल का सिलेक्शन कैसे किया? आपने कोई रेंडमाइज वे नहीं अपनाया, आप चलते गए और जो लोग मिलते गए उनसे पूछते गए। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे अप्रयोगात्मक शोध डिजाइन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल है उनका सिलेक्शन भी यादृच्छिक रूप से नहीं हो रहा है, और ना ही यहाँ पर हम एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव देख रहे हैं। अब बात करते हैं हम क्वासी रिसर्च डिजाइन के बारे में। क्वासी रिसर्च डिजाइन, या जिसे अर्ध प्रायोगिक रिसर्च डिजाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वासी रिसर्च डिजाइन मतलब आधा प्रायोगिक है और आधा अप्रायोगिक, वैसे ही समझ जाइए। पहले देखते हैं कि ये आधा अप्रायोगिक कैसे है, नॉन एक्सपेरिमेंटल कैसे है। तो यहाँ पर क्वासी रिसर्च में जो सैंपल का सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है? जैसे आपने नॉन एक्सपेरिमेंटल में किया था सेम वैसे ही होता है, मतलब कोई नियम कानून नहीं, कोई रेंडमाइज वे नहीं, बस सीधा जो मिलता गया उसको सेलेक्ट करते गए, या अपने हिसाब से एक नियम बना लिया कि उसी तरीके से सेलेक्ट करेंगे। मतलब जो नियम बनाया गया उसमें सभी व्यक्तियों के शामिल होने की जो संभावना है वो एक समान नहीं है। जबकि रेंडमाइज वे में क्या था, मतलब एक्सपेरिमेंटल जब आप रिसर्च डिजाइन देख रहे थे तो वहां पर जितने भी स्टूडेंट थे सबके आने की संभावना समान थी, लेकिन यहाँ पर किसी के जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनके सबके आने की संभावना समान नहीं है। ठीक, तो ये हो गया इसका एक गुण क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का, कि इसमें जो पॉपुलेशन में से जो सैंपल का सिलेक्शन होता है वो यादृच्छिक रूप से नहीं होता है। और दूसरा
अब ये देखते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल कैसे है। तो सिलेक्शन तो यादृच्छिक रूप से नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी इसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि कंट्रोल ग्रुप क्या होता है। तो एक बार फिर से समझें, कंफ्यूज ना हो, कि क्वासी रिसर्च डिजाइन में जो आपका अर्ध प्रायोगिक रिसर्च डिजाइन है उसमें सैंपल का जो सिलेक्शन है वो तो रेंडमाइज वे में नहीं हो रहा है, लेकिन इसके अंदर एक कंट्रोल ग्रुप भी है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। आपको पुरस्कार का इफेक्ट देखना है बच्चों की लर्निंग पर, मतलब बच्चों के सीखने पर पुरस्कार देने का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आप क्या करेंगे, आप दो ग्रुप लेंगे। यहाँ पर आपने मान लीजिए 100 बच्चों को लिया, मतलब 100 स्टूडेंट को ले लिया आपने, तो 1000 में से 100 को लेना था, आपने अपने मन से 100 को ले लिया। अब 100 स्टूडेंट को आपने अपने मन से ले लिया, उसमें रैंडमाइज वे नहीं लगाया आपने। अपने मन से लेने के बाद फिर क्या किया, आपने उन 100 स्टूडेंट को दो ग्रुप में बांट दिया, मतलब दो ग्रुप में उनको डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया आपने ए ग्रुप और दूसरे का नाम रख दिया आपने बी ग्रुप। ठीक, अब क्या होगा कि जो ए ग्रुप है और बी ग्रुप है दोनों को एक सेम वर्क दिया गया करने के लिए, सेम काम दिया गया करने के लिए, लेकिन जब ए ग्रुप ने काम किया तो उसको प्रशंसा मिली या पुरस्कार के रूप में चॉकलेट दिया गया। वहीं पर जब बी ग्रुप ने काम किया तो उसको कुछ भी नहीं दिया गया, बस बोला गया कि हाँ ठीक है, मतलब उनका रिस्पॉन्स शीट ले लिया गया और कोई रिस्पॉन्स नहीं किया गया। यही क्रम बार बार चलता रहा। तो यहाँ पर जो ए ग्रुप है, ग्रुप ए है, उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कैसा एक्सपेरिमेंट, कि वहां पर उसको चॉकलेट देकर या रिवॉर्ड देकर देखा जा रहा है कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है या बराबर में ही है। और दूसरे ग्रुप को हमने कंट्रोल करके रखा है। कंट्रोल करके कैसे, दूसरे ग्रुप को हम कुछ दे ही नहीं रहे हैं, बस उनसे काम करवा रहे हैं, याद करवा रहे हैं चीज़ों को, और लेकिन ना उनको डांट रहे हैं, ना उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, ना कोई उनको पुरस्कार दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों चीज़ें आ गई। कैसी दोनों चीज़ें, यहाँ पर कंट्रोल ग्रुप भी है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी है, ये दोनों चीज़ें हो गई। लेकिन इनका जो सिलेक्शन हुआ था सैंपल का वो रेंडमाइज वे में नहीं था, इसीलिए इसे हम क्वासी रिसर्च डिजाइन कहते हैं। अर्ध प्रायोगिक रिसर्च डिजाइन या अर्ध प्रायोगिक शोध डिजाइन। समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, और जो आपने प्रयोगात्मक रिसर्च डिजाइन पढ़ा था, मतलब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन पढ़ा था, उसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। किसको, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन को। अब इसको दो भाग में हम कैसे डिवाइड करेंगे, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा विद इन ग्रुप डिजाइन और सेकेंड पार्ट हो जाएगा बिटवीन ग्रुप डिजाइन। विद इन ग्रुप डिजाइन मतलब ग्रुप के अंदर, और दूसरा क्या है, बिटवीन ग्रुप यानी दो ग्रुप के बीच में। अब इसको आप एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम विद इन ग्रुप डिजाइन की। ठीक है, अब आपने मान लिया कि आपने जो 100 स्टूडेंट लिए, जैसे ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन का। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की सबसे पहली जो विशेषता है कि वहां पर जो सैंपल का सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है, यादृच्छिक रूप से होता है। तो आपने 100 स्टूडेंट्स को ले लिया। अब आप टेम्परेचर का मतलब तापमान का प्रभाव देखना चाह रहे हैं बच्चों के अधिगम पर, स्टूडेंट्स के सीखने पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखना चाह रहे हैं। तो आपने क्या किया कि जो ग्रुप आपने लिया 100 बच्चों का, उनको एक बार आपने
ऐसे कमरे में बिठाया जहां पर तापमान सामान्य से अधिक है, मतलब 30 डिग्री 35 डिग्री वहां पर तापमान है, और ऐसी जगह पर आप उनको बिठाते हैं और उनको कोई चीज याद करने के लिए देते हैं। फिर सेम उसी ग्रुप को, ध्यान दीजिएगा, सेम उसी ग्रुप को जिस ग्रुप को आपने 35 डिग्री तापमान के कमरे में बिठाया था, उसी ग्रुप को उठाकर आपने क्या किया, एक ऐसे कमरे में बिठाया जहां पर तापमान नॉर्मल है, मतलब एकदम नॉर्मल है टेम्परेचर, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। समझ लीजिए 20 से 25 या 28 के आसपास का टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उनको बिठाया, वही सेम ग्रुप है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसी ग्रुप को आपने ऐसी जगह पर बिठाया जहां पर तापमान सामान्य से भी कम है, मतलब वहां पर बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है उनको, जैसे समझ लीजिए 5 से 10 सेंटीग्रेड तापमान कर दिया गया वहां का, एकदम ठंडी। और ये तीनों एक्सपेरिमेंट आपने किसके ऊपर किया, एक ही ग्रुप के ऊपर किया। तो इसको इसीलिए कहा गया विद इन ग्रुप डिजाइन, मतलब एक ही ग्रुप में ही बार बार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, समझ रहे हैं, एक ही ग्रुप को लिया गया, उसी में बार बार एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अब आप कितने लोग हैं कि जो आप बिटवीन ग्रुप डिजाइन अपने आप से समझ गए? हो सकता है कि कुछ लोग को ना समझ में आया होगा, लेकिन आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब विद इन ग्रुप में ऐसा हो रहा है तो बिटवीन ग्रुप में क्या होगा। तो बिटवीन ग्रुप डिजाइन में हम हर सिचुएशन के लिए, जैसे तापमान का इफेक्ट देखना है तो सभी तीनों सिचुएशन के लिए हम 3 अलग अलग ग्रुप ले रहे हैं। मतलब हमने क्या किया कि जो 100 स्टूडेंट थे तो 100 की जगह पर मान लीजिए हमने 90 स्टूडेंट ले लिया, 100 नहीं लिया, 90 स्टूडेंट को लिया, और 90 स्टूडेंट में से हमने 3 ग्रुप बना दिया, 90 स्टूडेंट का 3 ग्रुप बना दिया, कितने के हो गए, 30-30 के 3 ग्रुप हो गए। अब हमने एक ग्रुप, इसको हम ए बी सी 3 ग्रुप बना दिए। अब ग्रुप ए को हमने कहाँ रख दिया, गर्मी वाले कंडीशन में, मतलब कमरे में। ग्रुप बी को हमने सामान्य, मतलब एकदम न्यूट्रल है, वहां पर तापमान सामान्य है, और ग्रुप सी को हमने कोल्ड, ऐसी जगह पर जहां पर सामान्य से कम तापमान है, ऐसी जगह पर रख दिया। मतलब यहां पर 3 कंडीशन के लिए 3 अलग अलग ग्रुप हैं, और जबकि इससे पहले में आपने तीनों कंडीशन के लिए एक ही ग्रुप को ले रखा था, तो इसीलिए वो था विद इन ग्रुप डिजाइन, और ये है आपका बिटवीन ग्रुप डिजाइन। समझ में आ गया सभी चीजें होंगे। अगर अब भी किसी को नहीं समझ में आया है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा फिर से ब्रीफ समझा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।